हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कल अपन ने उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन किया था। एक वृक्क के अंदर मानव में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं, उसमें एक नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, कल अपन ने अध्ययन किया था। और अपन ने ये पढ़ा था कि नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन के भागों का अध्ययन किया था। बोमेन्स कैप्सूल, जिसमें ग्लोमेरुलस था, और उत्सर्जन नलिका, जिसके 3 भाग थे। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट, समीपस्थ कुंडलित भाग। हेनले का लूप, जिसमें 2 भुजाएं थी, एक नीचे आ रही थी। डिसेंडिंग लिम्ब, अवरोही भुजा, दूसरी ऊपर जा रही थी। असेंडिंग लिम्ब, आरोही भुजा। और आगे चलकर दूरस्थ कुंडलित भाग, डिस्टल कॉन्वुलेटेड पार्ट, जो संग्रह नलिका में जाकर खुल रहा था। एक किडनी में अनेक संग्रह नलिकाएं हैं। एक संग्रह नलिका में अनेक नेफ्रॉन खुलते हैं, और सभी जो संग्रह नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो मिलकर और बेलोनी या बेलोनी की एक डक्ट या नलिका बनाती है, जो किडनी के पैलिस भाग में जाकर खुलती है। स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले उत्सर्जन में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अब ये नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ बनते कहाँ हैं? तो शरीर का सर्वाधिक उपापचय लीवर में होता है, यकृत। तो यकृत में उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे और रक्त के माध्यम से वो किडनी तक पहुंचेंगे, वृक्कों तक। वृक्कों के द्वारा उन उत्सर्जित पदार्थों का पृथक्करण किया जाएगा। तो मुख्य रूप से वृक्कों से उत्सर्जित पदार्थों का पृथक करना ही यहाँ पर उत्सर्जन की क्रिया कहलाएगी। तो अपन बात करते हैं उत्सर्जन की क्रिया विधि को किस प्रकार अध्ययन करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन या फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसके 3 पद हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण। कहाँ होगा? लीवर में। क्या बनेगा? यूरिया। किस चक्र से बनेगा? ऑर्निथिन का चक्र कहलाता है। ऑर्निथिन, उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होगा लीवर में, यूरिया का बनना, ऑर्निथिन का चक्र। ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। कई बार पूछा जाता है यूरिया शरीर में कहाँ बनता है, तो स्टूडेंट बहुत जल्दी में जवाब देते हैं, वृक्कों में बनता है। यूरिया वृक्कों में नहीं बनता, यूरिया यकृत में बनता है। किस चक्र से बनता है? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा बनता है। इसका अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे अपन। दूसरा, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, यानी ये जो उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से यूरिया है, यूरिक अम्ल भी होता है, हिप्यूरिक अम्ल भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है। इन उत्सर्जित पदार्थों को रक्त कहाँ ले जाएगा? किडनी तक ले जाएगा, वृक्कों तक ले जाएगा। अब तीसरा पदार्थ है जो रक्त में उत्सर्जित पदार्थ किडनी में पहुंच गए हैं, उनको रक्त में से किस प्रकार पृथक किया जाए। तो रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन और एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाय किडनी, किडनी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का पृथक करना, यही मुख्य क्रिया है। इसको ही अपन उत्सर्जन की क्रिया मान लेते हैं इस क्लास में। उत्सर्जन की क्रिया का अध्ययन भी 3 चरणों में, या रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों का पृथक करना भी 3 चरणों में अपन अध्ययन करते हैं। पहला पद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन, स्टूडेंट इसको ध्यान से समझें, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक नेफ्रॉन में। ये नेफ्रॉन था, जो डायग्राम अपन कल बनाया वही डायग्राम है। ये नेफ्रॉन था, और इसमें वृक्क धमनी की एक पतली शाखा अभिवाही धमनिका प्रवेश करती है। ये अभिवाही धमनिका ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ये बारंबार विभाजित होती है। प्रथम बार में 50 के करीब शाखाएं बनती है, फिर विभाजित होती है, और इन अत्यंत सूक्ष्म शाखाओं का एक जाल बन जाता है। इस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं?
केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एंडोथीलियम या अपन के रक्त केशिका की भित्ति को एंडोथीलियम अपन परिसंचरण तंत्र में पढ़ चुके हैं। तो अत्यंत पतली झिल्ली होती है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं रक्त केशिका की भित्ति। ये जो केशिका गुच्छ बनता है इसकी भित्ति उससे भी अधिक पतली मानी जाती है, लगभग मानते हैं 1000 गुना तक ये उससे ज़्यादा पतली होती है। इसमें से पदार्थ आसानी से विसरित हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये केशिका गुच्छ बोमेन संपुट की भित्ति के बिल्कुल निकट होता है। ये तो समझने के लिए दूर बनाया अपन ने। एक वृक्क में 10 लाख ये हैं, 10 लाख में से एक का ये भाग अत्यंत सूक्ष्म है और चारों ओर से रक्त से घिरा होता है, क्योंकि तो बहुत ही संवनीय होता है, इसलिए लाल कलर का या रेड कलर का ये दिखाई देता है। तो अपना पहला प्रश्न है, पद है परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त को लाया जाता है केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ वापिस जुड़कर बनाता है अपवाही धमनिका, इफरेंट आर्ट्रियोल। पहले कौन सा था? एफरेंट, ए लाता है, ई ले जाता है। अभिवाही लाता है अपवाही दूर, अप यानी दूर, अपवाही ले जाता है। तो यहां से रक्त आया और यहां से रक्त गया। पहली बात, रक्त कहाँ आया? केशिका गुच्छ में। कैसे आया? दाब के साथ है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, यानी ये अधिक चौड़ी है इसकी तुलना में। इसलिए जितना रक्त आता है उतना रक्त इसमें से जा नहीं पाता है। उदाहरण के लिए मान लो 100 यूनिट ब्लड आता है, तो 100 यूनिट ब्लड में से लगभग 60 यूनिट ब्लड ही जाता है, 40% जा ही नहीं पाता है। अब जब रक्त इसमें से जा नहीं पाया तो इस रक्त पर दबाव लगा और उस दबाव लगने के कारण रक्त इसमें से छन कर यहाँ आ गया। रक्त का दाब के साथ छनना परानिस्यंदन कहलाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। रक्त का दाब के साथ छनना क्या कहलाएगा? परानिस्यंदन कहलाएगा। अब यह रक्त किस दाब से छनता है? तो पहले अपन बात करें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर केशिका गुच्छ द्रव के लगने वाला दाब, द्रव स्थितिक दाब लगभग 70 mm Hg माना जाता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब यह है कि केशिका गुच्छ की भित्ति पर जब रक्त का दबाव पड़ता है तो उस दबाव पड़ने के कारण रक्त छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। रक्त का दाब के साथ छनना यहाँ पर परानिस्यंदन कहला रहा है। तो परानिस्यंदन के लिए पहला जो दाब लग रहा है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पहला दाब। दूसरा ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है रक्त कोलॉइडल पराश्रमी दाब। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग 30 mm Hg के बराबर लगता है। लेकिन लगता किस ओर है? रक्त के अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन के अणु हमेशा बड़े होते हैं और कोलॉइड रूप में घुले हुए हैं। ये रक्त के छनने का विरोध करता है, यानी जो GFP है उसके विपरीत लगता है, यानी रक्त के
छनने को रोकता है। क्यों? कि इसके अंदर कोलोइड प्रोटीन भरी है, प्रोटीन का आकार बड़ा है, वो छनने का विरोध करता है। तीसरा आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब। ये 20 mm पारे के स्तंभ के बराबर है। इसका क्या मतलब है? जब रक्त दाब के साथ छनता है तो यहाँ पहले से द्रव उपस्थित है, ये द्रव इस छनने का विरोध करता है और यह विपरीत दिशा में लगता है छनने के। तो अब प्रभावी निस्यंदन दाब किस दाब से छनेगा उसको बोलेंगे प्रभावी निस्यंदन दाब। इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर बराबर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रक्त को छानता है माइनस विरोध करने वाला ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जीएचपी कितना है यहाँ पर 70 बराबर 70 माइनस ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30 कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर संपुटीय दाब कितना है 20 बराबर 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 mmHg। इस दाब के द्वारा, इस दाब को बोलेंगे प्रभावी निस्यंदन दाब। इस दाब के द्वारा रक्त छनेगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहला पद है परानिस्यंदन। बॉम्बिन संपुट के अंदर जो केशिका गुच्छ है उसमें अभिवाही धमनिका से रक्त आता है। जितना रक्त इकाई समय में आता है उतना रक्त जा नहीं पाता है, इसलिए रक्त की भित्ति पर दाब लगता है केशिका गुच्छ पर और केशिका गुच्छ की भित्ति में से द्रव भाग छन जाता है। दाब के साथ रक्त का छनना परानिस्यंदन कहलाता है। परानिस्यंदन के दो कारण और है क्यों होने के। पहला रक्त का दाब के साथ आना, दूसरा केशिका गुच्छ की भित्ति का अत्यंत पतला होना, तीसरा बॉम्बिन संपुट और केशिका गुच्छ की भित्ति का निकट होना, अत्यधिक निकट होना। और 3 दाब के कारण प्रभावी निस्यंदन दाब बनता है जो लगभग 20 mmHg के बराबर है। इस दाब से रक्त छनता है। मैं समझता हूँ परानिस्यंदन आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्न आता है दूसरा, परानिस्यंदन के बाद चरण कौन सा है? दूसरा चरण पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, बॉम्बिन संपुट की कोशिकाओं में कोई चयन की क्षमता नहीं होती। यहाँ रक्त पर दाब लगा, रक्त छन गया। अब वो जो रक्त छना उसमें उत्सर्जी पदार्थ छने, उसके साथ आवश्यक पदार्थ भी छन सकते हैं या छन जाते हैं। तो उन आवश्यक पदार्थों को उत्सर्जन की क्रिया में शरीर से बाहर नहीं त्यागना है, इनको वापिस अवशोषित करना है। तो ये जो पदार्थ छन गए थे वो यहाँ आए और छनित कहलाया। ये छनित जब यहाँ से समीपस्थ कुंडलित भाग से गुजरता है, यहाँ से
तो समीपस्थ कुंडलित भाग की कोशिकाएं कल मैंने बताया था, इनमें ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। इस ब्रश बॉर्डर के साथ साथ अनेक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है और इस समीपस्थ कुंडलित भाग में उन आवश्यक पदार्थों को जो छन गए थे, जैसे अमीनो एसिड, जैसे फैटी एसिड, जैसे ग्लूकोज या मोनोसैकराइड, जैसे विटामिन्स, जैसे कोई खनिज सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और Cl आदि जो आवश्यक थे लेकिन छन गए, इन सबको समीपस्थ कुंडलित भाग में वापस अवशोषित कर लिया जाएगा। इसके लिए ब्रश बॉर्डर और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की सहायता ली जाती है। इन पदार्थों का सक्रिय अवशोषण भी कर लिया जाता है। छनित में से अधिकतम भाग जल का भी यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण बाकी हेनले के लूप में किया जाएगा। हेनले के लूप की जो डिसेंडिंग भुजा है, ये जल के लिए पारगम्य है और खनिज के लिए कम पारगम्य है। तो इस भुजा में जो है वो जल का अवशोषण होता है और इसी प्रकार दूरस्थ भुजा में भी जल और खनिजों का अवशोषण होता है। इधर और इधर दोनों तरफ जब द्रव चलता है तो उसको बोलते हैं प्रतिधारा। प्रतिधारा प्रतिधारा सिद्धांत क्या है, काउंटर सिस्टम क्या है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो हेनले के रूप में जल का अधिकतम भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को अपन कर रहे हैं पुनरा अवशोषण। ऐसा मानते हैं कि हेनले की जो डिसेंडिंग भुजा है, ये भुजा जल के लिए अधिक पारगम्य है, ये वाली जल के लिए कम पारगम्य है, ये खनिजों के लिए कम पारगम्य है, ये खनिजों के लिए अधिक पारगम्य है। तीसरा पॉइंट, स्त्रावण, सीक्रेशन। यहाँ अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मान लो 100 ब्लड आया था, उस 100 ब्लड में से 60 ब्लड ही गया और 40 का भाग छन गया। तो जो 60 ब्लड गया था, उस ब्लड में उत्सर्जी पदार्थ भी चले गए थे। कौन से? जैसे यूरिया, मान लो छना नहीं है। यूरिक एसिड मान लेते हैं छना नहीं है। हिप्योरिक एसिड मान लेते हैं छना नहीं है, जो बात छना नहीं है। प्लस क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और ये बिना छने ही सीधे चले गए थे। जब सीधे चले गए तो कहाँ गए? यहाँ से रक्त में होते हुए परिनलिका केशिका से होते हुए वापिस वर्ग शिरा से शरीर में, शरीर रक्त से स्पर्शक नहीं हुई। इसलिए जब रक्त यहाँ से गुजरता है, दूरस्थ कुंडलित भाग के चारों केशिका इस प्रकार जाल बनाती है, उस समय रक्त में से इन उत्सर्जी पदार्थ को इस दूरस्थ कुंडलित भाग की अवकाशिका में छोड़ दिया जाता है। किसको? यूरिया को, जो नहीं छना था, यूरिक एसिड को, हिप्योरिक एसिड को और क्रिएटिनिन को, इनको दूरस्थ कुंडलित भाग में छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को स्त्रावण बोलते हैं। स्त्रावण के बाद अब जो छनित रह गया वो केवल शुद्ध रह गया, उसमें उत्सर्जी पदार्थ नहीं रहा है और आवश्यक पदार्थों को भी वापिस अवशोषित कर लिया गया है। इस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में यहाँ पर पूर्ण होती है। पहला चरण था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा चरण था पुनरावशोषण। पहले में दाब के साथ छनना, दूसरे में आवश्यक पदार्थों को वापिस अवशोषित करना, नहीं तो वो उत्सर्जित पदार्थ के साथ बाहर निकल जाएंगे। अगर ग्लूकोज चला गया तो शुगर हो जाएगी, अमीनो एसिड चला गया तो बहुत जबरदस्त बीमारी हो जाएगी। जीवन के अंतिम समय में यानी वृद्धावस्था में जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तब अमीनो अम्ल भी मूत्र के साथ बाहर आने लगते हैं, वो गंभीर अवस्था हो जाती है। और खनिजों का अवशोषण, सोडियम या पोटेशियम का अगर अवशोषण नहीं हो तो सर्कुलेटरी शॉक लगने लगते हैं,
थक्के लगने लगते हैं, उससे भी रोगी की मृत्यु हो सकती है। फिर तीसरा, अगर उत्सर्जी पदार्थ नहीं छने तो उनको दूरस्थ कुंडलित भाग में यहाँ पर स्त्रावित कर दिया जाता है। अगर ये नहीं छने तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो गठिया जैसे रोग हो जाता है। गठिया जो रोग होता है उस रोग में अपने जॉइंट टाइट हो जाते हैं, क्योंकि इन जॉइंट के ऊपर यूरिक अम्ल आकर जम जाता है। इसलिए अगर किडनी काम सही नहीं कर रही है, यूरिक अम्ल को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उस अवस्था में ये एक प्रकार के रोग हो जाते हैं। रोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं समझता हूँ आपको उत्सर्जन क्रिया समझ आ जाएगी। पहला, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण यकृत में। दूसरा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन वृक्कों तक। तीसरा, वृक्कों में से उत्सर्जी पदार्थ को पृथक करना। यहाँ उत्सर्जी पदार्थों को रक्त में से पृथक करना ही मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्रियाविधि मानी जा रही है। ये क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण हो रही है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, आवश्यक पदार्थों को वापस लेना, तीसरा स्त्रावन या सीक्रेशन करना, जो पदार्थ छन्ने से रह गए थे वो परिनलिका केशिका से होकर जब गुजरते हैं तो दूरस्थ कुंडलित बाकी अवकाशिका में उनको छोड़ दिया जाता है। अब जो छनित संग्रह नलिका में से जब गुजरेगा तो इसमें से H2O का, जल का अवशोषण होता रहता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म या प्रतिधारा सिद्धांत क्या है, अलग से समझेंगे। पहले अपने को ये क्रिया समझ में आनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है सर लसिका तंत्र नहीं पढ़ाया, तो परिसंचन के बाद एक लसिका का टॉपिक है वो भी पढ़ाया जाएगा। पहले बेसिक अपन लेते जा रहे हैं, तो इसमें भी आपको कोई समस्या हो तो पूछ लें। थैंक यू, धन्यवाद। स्टेट परा निस्यंदन को इस डायग्राम की सहायता से समझें। ये अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, केशिका गुच्छ में रक्त आया, और रक्त आने के बाद 3 चरणों में रक्त में से उत्सर्जी पदार्थों को छाना गया। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परा निस्यंदन। इसमें लगने वाले तीनों दाब आपको याद रखने हैं, GHP, BCOP और CHP, और इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर EFP। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, आवश्यक पदार्थों को पुनः सोखना, ये समीपस्थ कुंडलित भाग में होगा। फिर स्त्रावन, जो पदार्थ छन्ने से रह गए थे, कौन से, यूरिया, यूरिक एसिड, हिपेरिक एसिड और क्रिएटिनिन, इन भागों को दूरस्थ कुंडलित भाग की अवकाशिका में परिनलिका केशिका द्वारा छोड़ दिया जाता है, और इस क्रिया को स्त्रावन नाम देते हैं। इस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया पूरी होती है। और एक बार आप इसको डायग्राम को हाथ से बनाएं, प्रक्रिया को हाथ से लिखें।